दोस्तों, अब तक आपने सुना कि सुधीर कोहली पे एक कत्ल का अब इल्ज़ाम लग चुका था। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें सब्सक्राइब करने का आग्रह करता हूँ। और आगे की स्टोरी अब शुरू होती है। घातक 3, 2, 1। इमारत में मेरी पेशी एक बावर्ती इंस्पेक्टर के सामने हुई, जो कि मुझे बताया गया कि स्थानीय थाने का इंचार्ज था और उसकी वर्दी पर लगी नेम प्लेट के मुताबिक उसका नाम हेतराम था। कि मर गया क्या? वो ठेठ हरियाणी लहजे में लखन पाल पर बरसा। ये घर पर नहीं था। तत्काल लखन पाल ने सफाई पेश की। कई फेरे लगाने पड़े, अभी भी बस पहुंचा ही था। कहाँ थे भाई? वो मेरे को संबोधित करते हुए बोला। कहीं बाहर गया था। मैं बोला, क्यों पूछ रहे हो? क्यों मुझे यहाँ जवाब तलब किया गया है? बैठो, वह अनपेक्षित नरमी से बोला। मैं उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। एक कत्ल हो गया है यहाँ पिछली रात, एक नौजवान लड़की का, जिसकी लाश मुझे मोर्ग में पड़ी दिखाई दी थी। हाँ, अरे किशनपाल, पहचाना इसने छोरी को? मन करता है चौधरी साहब, किशनपाल बोलता है कभी नहीं देखा। ऐसा बोले? वो फिर से मेरे से संबोधित हुआ। हाँ, मैं बोला, वो लड़की मेरे लिए एकदम अजनबी थी। हमारी तफ्तीश तो ऐसा नहीं कहती थी। हमारी तफ्तीश के मुताबिक तो वो तुम्हारी वाकिफकार होनी चाहिए, तभी तो तुम्हें तलब किया गया। गलत तलब किया गया। लड़की को शूट किया गया था चौधरी साहब, लखनपाल बोला। इसके सामान में रिवाल्वर है, 38 कैलिबर की स्मिथ एंड वैसन। रिवाल्वर क्यों रखते हो? इंस्पेक्टर बोला। क्योंकि मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, जो कि जान जोखिम वाला पेशा है। मेरे पेशे में हथियार की अहमियत है, इसलिए रखता हूँ। मेरे पास लाइसेंस है चौधरी साहब, लखनपाल बोला। मैंने दिखाया था इसने लड़की को शूट किया गया था। इंस्पेक्टर बोला। मैंने देखा था, लेकिन मेरी रिवाल्वर से नहीं। कि मेरी रिवाल्वर हर घड़ी मेरे कब्जे में थी। एक रिवाल्वर करीब की झाड़ियों में से बरामद हुई है। उसने मेज पर एक लंबी नाल वाली रिवाल्वर निकाल कर रखी। वो 45 कैलिबर की भारी रिवाल्वर थी और मुझे यकीन था कि मैं उसके पहले भी दर्शन कर चुका था। करीब की झाड़ियों में से मिली। इसके 2 चैम्बर खाली तो हैं, लेकिन ये आलाए कत्ल है या नहीं, इसकी तस्दीक पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगी, जो कि कल होगा। इस पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। इस्तेमाल के बाद जिस किसी ने भी रिवाल्वर को झाड़ियों में फेंका था, उसने पूरी एहतियात से पहले इस पर से उंगलियों के निशान पोंछे थे और फिर इससे किनारा किया था। कत्ल कब हुआ? कत्ल के वक्त की पक्की तस्दीक तो पोस्टमार्टम से होगी, लेकिन पुलिस के डॉक्टर का अंदाजा कल शाम 8 बजे के करीब का है। 8 बजे? मैंने मन ही मन वो वक्त याद किया जबकि कल शाम बख्तावर मुझे सत्तावत स्टेट लिवा लाने के लिए आया था। क्यों पूछ रहे हो? कोई खास वजह नहीं। मैं तनिक खड़बड़ाया सा बोला। यूं ही पूछा। वो तुम्हारी यही जिद है कि तुम मारने वाले को नहीं जानते थे? ये जिद नहीं, हकीकत है। फिर वो तुम्हें कैसे जानती थी? आप कैसे कह सकते हैं कि वो मुझे जानती थी? उसने टाटा के येलो पेजेस वाली डायरेक्टरी मेरे सामने रखकर उसे एक स्थान से खोला और बोला, ये वो वर्क है जिस पर प्राइवेट डिटेक्टिव और सिक्योरिटी कंसल्टेंट की क्लासिफाइड लिस्ट छपी है। देखा, इसमें तुम्हारे नाम की एंट्री के नीचे लाल लकीर खींची हुई है। देखा। इतने से ये साबित हो गया कि लड़की मुझे जानती थी। उसने क्यों अपनी मौत से पहले तुम्हारे नाम की एंट्री को अंडरलाइन किया? इंस्पेक्टर साहब, पहली बात यह है, गौरतलब है कि ऐसा उसने महीना पहले किया हो सकता है, 6 महीने पहले किया हो सकता है, साल पहले किया हो सकता है। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये टाटा प्रेस की इस डायरेक्टरी का बिल्कुल नया एडिशन है, जो अभी अभी सिर्फ 3 महीने पहले जारी हुआ है। ओह, आपको सूझा कैसे? डायरेक्टरी को इस पेज पर से खोल कर देखना। मुझे नहीं सूझा था। डायरेक्टरी भीतर लाश के पहलू में एक मेज पर यूं उल्टी पड़ी हुई थी। जब मैंने उठाकर सीधा किया तो ये ही पेज सामने आया था और मेरी निगाह लाल लकीर पर पड़ी थी। अगर ऐसी लकीर राष्ट्रपति के नाम के नीचे खिंची दिखाई देती तो यकीनन आप उन्हें पकड़ मंगवाते। क्यों भाई, यूँ राष्ट्रपति की औकात कम करके आंक रहे हो या अपने आप को राष्ट्रपति के बराबर का दर्जा दे रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, इससे सिर्फ इतना साबित होता है कि किसी ने हाल ही में किसी प्राइवेट डिटेक्टिव से, जो कि 37-371 इत्तेफाक में रहता था, संपर्क करने का मन बनाया था, लेकिन फिर ऐसा किया नहीं था। कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैंने ऐसी कोई कॉल रिसीव नहीं की थी। जो हो सकता है कॉल करने की जगह डायरेक्टरी से पता जानकर मकतूला सीधी तुम्हारे ऑफिस ही पहुंच गई हो। नहीं पहुंची थी। पहुंची होती तो मैं उसे जानता होता, पहचानता होता। झूठ बोलने में कोई पाउंड खर्च
होवे हैं चौधरी साहब, लखनपाल बोला। इंस्पेक्टर ने सहमति में सिर हिलाया। तुम कहीं गए हुए थे? वो बोला, कहाँ गए हुए थे? मैं नहीं बता सकता। सामान साथ है तो जाहिर है कि कहीं बाहर गए हुए थे। कहाँ गए थे? इंस्पेक्टर साहब, मैं एक केस पर काम कर रहा था जिसका कि आपके केस से कोई लेना देना नहीं। उस केस की बाबत आपको कुछ बताना मेरी क्लाइंट के साथ ना इंसाफी होगी। कौन है क्लाइंट? क्लाइंट के नाम का जिक्र केस के जिक्र से भी बुरा होगा। तुम सारी रात यहीं रहना चाहते हो, अगले रोज भी, उससे अगले रोज भी यहाँ या हवालात में? आप ऐसा नहीं कर सकते। कौन रोकेगा मुझे? मेरा क्लाइंट रोकेगा, जो कि बहुत रसूख वाला आदमी है। उसके रसूख को धौंस की तरह इस्तेमाल करने के लिए भी तुम्हें उसका नाम लेना पड़ेगा। ये तो भारी ज्यादती है आपकी। छोरे, पुलिस की नौकरी कहीं ज्यादती के बिना चलती है? मैंने असहाय भाव से गर्दन हिलाई। अब ठंडे ठंडे कल शाम के बाद की अपनी मूवमेंट बयान करो। मैं 28 तारीख सोमवार से बयान करता हूँ। सोमवार से क्यों? क्योंकि तब मौजूदा केस से मैं मौजूदा क्लाइंट से जुड़ा था। तुम समझते हो कि क्लाइंट का नाम सुनते ही मैं उछल कर खड़ा हो जाऊंगा और क्लाइंट की गैर हाजिरी में तुम्हें सैल्यूट मारने लगूंगा ताकि तुम्हारे जरिए मेरे अदब की रपट उस तक पहुंच सके। हो सकता है। इंस्पेक्टर ने घूर कर मुझे देखा। छोरे का मिजाज गर्म मालूम होवे है चौधरी साहब, लखनपाल बोला। हुकुम होवे तो ठंडा करें। अभी नहीं, अभी इसी की मर्जी चलने दें। वो फिर मेरे से संबोधित हुआ। बोलो भाई, जहाँ से मर्जी बोलो। दिल्ली में क्या हैसियत है तुम्हारे क्लाइंट की जिसे कि तुम तोप की तरह पेश कर रहे हो? वो दिल्ली का नहीं है, यहीं का है। अच्छा, मेरे ख्याल से सत्तावत स्टेट भी आपके थाने की ही हदबंदी में आती है। वो सक पकाया। उसने संदिग्ध भाव से मेरी तरफ देखा। सत्तावत स्टेट में कौन है तुम्हारा क्लाइंट? महासिंह। यहाँ डायरेक्टरी है तो फ़ोन भी होगा। आप महासिंह को फ़ोन कर लीजिए, वो इजाज़त दे देगा तो मैं तमाम किस्सा आपको कह सुनाऊंगा। वो तत्काल कुछ न बोला। कुछ क्षण वो खामोश बैठा, अपनी एक मूंछ मरोड़ता रहा। फिर एकाएक बोला, इसे बाहर लेके जा। उठ भाई, लखनपाल मेरी बाहें थामता हुआ बोला। वो मुझे बाहर कंपाउंड में ले आया, जहाँ पहुँचते ही सबसे पहले मैंने अपना डनहिल का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगाया। सच में कह रहे हो? लखनपाल बोला कि तुम महासिंह के लिए काम कर रहे हो? हाँ, मैं बोला। इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? फिर तो समझ लो कि खुशकिस्मत निकले। सत्तावत स्टेट वालों के आदमी के साथ जाति से पेश आने की मजाल चौधरी हेतराम की नहीं हो सकती, भले ही वो अपने आप को कितना ही फन्ने खां समझता हो। जानकर खुशी हुई। उसके नशेड़ी छोरे का अब क्या हाल है? तुम जानते हो उसे? हाँ, भड़क कर लेक पर नशे में दंगा करते एक बार मैंने उसे गिरफ्तार किया था। तब मुझे मालूम नहीं था कि वो महासिंह का छोरा था। मालूम पड़ने पर मैंने उसने मेरे से नहीं 100 बार माफ़ी मांगी और खुद उसे एस्टेट पर महासिंह के हवाले करके आया। इधर बहुत रसूख है सत्तावत स्टेट वालों का। कैसा है छोरा? कुछ थोड़ा बहुत सुधरा या नहीं? अब तो समझ लो कि पूरा ही सुधर गया है। क्या मतलब? भगवान को प्यारा हो गया। अच्छा, कब? कैसे? कल रात को किसी वक्त चलती ट्रेन से छलांग लगा दी, यानी कि खुदकुशी कर ली? हाँ। ओह, ऐसा ही भेजा पाया था उसने। अब कोई तो गुल खिलाना ही था। मरने वाली के बारे में कुछ तो बताओ यार। मसलन कौन थी? क्या करती थी? नाम मोनिका आनंद था। तुम्हारे शहर में अब्बा करके एक नाइट क्लब है जिसकी मुलाजमत में वो थी। क्या करती थी वहाँ? मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या करती होगी वह? ऐसी किसी जगह पर गाती होगी या नाचती होगी या दोनों काम करती होगी या होस्टेस होगी। वो क्या होती है? वो सह होती है जो क्लब के हर मेहमान को जगमग मुस्कुरा कर दिखाती है और यूं जाहिर करती है कि उसकी आमद से क्लब के भाग जाग गए। क्लब के या उसके? दोनों के। मेरी समझ में तो उसका काम, जिसे तुम होस्टेस बोले, लोगों को बर्बाद होने के लिए उकसाना हुआ। ऐसा ही कुछ। तभी हवलदार जयसिंह बाहर निकला और मुझे भीतर बुला कर ले गया। तुम्हें महासिंह बुला रहा है। इंस्पेक्टर यूँ बोला जैसे एकाएक उसे मेरे से 2-4 होने के अलावा कई काम याद आ गए हों। जीप तुम्हें सत्तावत स्टेट छोड़ाएगी। बात हो गई आपकी महासिंह से? हाँ, हो गई, तभी तो उसका संदेशा मैंने तुम्हें दिया। तो अब तो कोई सवाल नहीं है कि आप मेरे से शुक्र मनाओ कि तुम महासिंह के लिए काम कर रहे हो, जिसकी कि मैं बहुत इज्जत करता हूँ। इज्जत करते हो या खौफ खाते हो उसके रुतबे और रसूख का? उसने मेरी बात का बुरा न माना। जब स्टेट का आईजी उसके रुतबे और रसूख को अदब की निगाहों से देखता है तो मेरी एक अदना इंस्पेक्टर की क्या बिसात है भाई। जाबर के जबर का खौफ खाना ही पड़ता है, यही आज दुनिया का दस्तूर है। बजा फरमाया। मैं आपकी साफ गोई की तारीफ करता हूँ चौधरी साहब। जाओ। मैं सत्तावत स्टेट पहुँचा। अपने इंतजार में वहाँ मुझे वहीं सोमवार वाला नौजवान नौकर मिला। तुम्हारी हफ्तावारी छुट्टी बुधवार को होती है। जानबूझकर अनजान बनते हुए मैंने सवाल किया। नहीं साहब। वो बोला, शनि को होती है। कल तो तुम यहाँ दिखाई नहीं दिए थे।
आप कल यहाँ आए थे? हाँ, तभी तो पूछा। साहब, कल सारे स्टाफ की स्पेशल छुट्टी थी, यहाँ तक कि महाराज की भी। बड़े साहब ने एक दिन पहले ही बोल दिया था। एक दिन पहले ही बोल दिया था? यानी कि मंगल को ही बुध की छुट्टी की घोषणा कर दी थी? जी हाँ। बड़े साहब कहाँ? स्टडी में आइए। उसने मुझे स्टडी में पहुंचाया, जहाँ की महासिन और डॉक्टर अटल के अलावा सोनाली भी मौजूद थी। सबकी सूरतें संजीदा थी। क्या आदमी हो भाई तुम? मुझे देखते ही महासिन भड़का। क्यों? मैं सब पकाया। क्या हुआ है मुझे? अच्छे भले डॉक्टर अटल के साथ वापस लौटे, रास्ते में कहाँ खिसक गए थे? जहाँ के लिए खिसका था, अफसोस है कि वहाँ पहुँच न पाया। पहले ही पुलिस ने धर लिया और बजरिया पुलिस यहाँ तक पहुँचा गया जहाँ की आप चाहते थे कि मैं पहुँचता। सब बेड़ा गर्क करके रख दिया। जी हाँ, सब बेड़ा गर्क करके रख दिया। एक मामूली काम ठीक से न संभाल पाए, एक मामूली काम ठीक से संभाल नहीं पाया। अरे क्या तोते की तरह हर बात को रट रहे हो? सिर्फ इसलिए कि आपको तोता रट ही पसंद है। अपनी बात की, अपने ख्यालात की मुखालफत करना सुनना आपको पसंद नहीं। देखो, यहाँ तुम्हें इसलिए तलब नहीं किया गया कि तुम हमसे बहस करो, हमारे ख्यालात में नक्स निकालो या हमारी तरबियत पर नुक्ताचीनी करो। तुम्हें इसलिए तलब किया गया है क्योंकि हम जानना चाहते हैं। मैं भी जानना चाहता हूँ। तुम क्या जानना चाहते हो? ये कि आप मुझे बैठने के लिए अभी कहेंगे, थोड़ी देर बाद कहेंगे या अगले हफ्ते कहेंगे? तब जैसे उसे पहली बार एहसास हुआ कि मैं जब से वहाँ पहुँचा था अपने पैरों पर खड़ा था। ओह, अपेक्षाकृत नम्र स्वर में बोला, बैठो बैठो। शुक्रिया। मैं एक कुर्सी पर ढेर होता हुआ बोला। कहाँ पहुँचना चाहते थे तुम? डॉक्टर उत्सुक भाव से बोला। अपने एक दोस्त के पास, जिसके पास की इंफ्रारेड लाइट वाला कैमरा है, जो कि मुझे इस कागज़ की। मैंने अपनी जेब से वह कागज़ निकाल कर सामने लहराया, जो कि मैंने सैलून में शरद के केबिन में पड़े लेटर पैड से फाड़ा था। ऐसी तस्वीर खींच कर देता जिससे मुझे पता लग पाता कि इस पर क्या लिखा है। इस पर कुछ लिखा है? हाँ, लेकिन जो लिखा है वो इंफ्रारेड लाइट के बिना नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि लिखाई का सिर्फ दबाव है। असल में जो कुछ लिखा गया था वो इससे ऊपर वाले कागज पर लिखा गया था, जिसे कि आपने मुझे उल्लू बनाकर अपने काबू में कर लिया था। क्या? वो हकबकाया सा बोला। कब और कहाँ भी पूछ लीजिए। जवाब है ग्वालियर में, उस वक्त जब कि हम शरद के खाली केबिन में पहुंचे थे, जबकि आपने शरद की बाथरूम में मौजूदगी का आइडिया देकर मुझे उधर अरसाल कर दिया था और खुद मेरी पीठ पीछे लेटर पैड पर से वो लिखा हुआ वर्का फाड़ लिया था, जिसका अक्स इस वर्के पर भी है। मैंने? यकीनन आपने, क्योंकि आप ही को वो वर्का पैड पर से फाड़ लेने का मौका हासिल था। इस पर क्या लिखा है ये अब मैं कल से पहले नहीं जान पाऊंगा। अलबत्ता आप चाहें तो असल इबारत वाला वर्का मुझे अभी देखने को मिल सकता है। डॉक्टर ने महासिन की तरफ देखा। महासिन ने बेचैनी से पहलू बदला और फिर धीरे से बोला, तुम क्या कहना चाहते हो? आपके मिजाज को खातिर में लाते हुए मैं बोला, लिफाफेबाजी वाली ज़ुबान में कहूँ या वैसे दो टूक कहूँ, जैसे कि ऐसी बात कही जानी चाहिए। दो टूक कहो तो सुनिए। दो टूक बात यह है कि कल आपके साहबजादे ने एक खून किया था। खून? आपने जब उसे नीम पागल करार दिया था तो उसकी जहनी हालत को बहुत कम करके आंका था। आपका नूरे चश्म नीम पागल नहीं, फुल पागल था, जिसने कि अपनी दीवानगी की हालत में या ड्रग्स के नशे में के हवाले होकर नौजवान लड़की को शूट कर दिया। उसकी करतूत की आपको खबर थी, इसीलिए कल आपने उसकी लंबे सफ़र पर रवानगी का आनन फान इंतजाम किया था और खून जैसे जघन्य अपराध करने वाली को फरार करने में मदद दी, फरार होने में मदद करके खुद भी एक अपराध किया था। वो हड़बड़ाया। उसने मंत्रणा करती निगाहों से डॉक्टर की तरफ देखा। क्या सबूत है तुम्हारे पास इस बात का? डॉक्टर बोला कि शरद ने कोई कत्ल किया था। डॉक्टर साहब, आपकी मुतबात थी कि लड़के ने आत्महत्या की थी। ऐसा दो वजह से मुमकिन हो सकता था। एक तो उस चिट्ठी की वजह से जो कि आपने लेटर पैड पर से फाड़ ली और जो ज़रूर शरद ने लिखी थी और जिसके ज़रिए उसने अपने गुनाह का इकबाल अपने पीछे छोड़ा था। दूसरे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए ये वजह कतई नाकाफ़ी थी कि वो पस्ती के दौर से गुजर रहा था। आत्महत्या के लिए कोई ठोस वजह दरकार होती है और शरद के केस में वो वजह यही थी कि उसने कत्ल जैसा जघन्य अपराध किया था, जिसकी सज़ा फांसी होती है। पकड़े जाने की दहशत से निजात पाने के लिए उसने घबरा कर आत्महत्या कर ली हो। ये बात समझ में आती है तुम्हारी बात? महासिन बोला, महज एक थ्योरी है, सबूत नहीं। सबूत 45 कैलिबर की लंबी नाल वाली वो रिवाल्वर है जो कि मौके वारदात के करीब से बरामद हुई है, जिसका आलय कत्ल साबित हो जाना महज वक्त की बात है, जिसे अपने यहाँ के पहले फेरे में मैंने शरद के हाथ में देखा था और जो शरद का मोस्ट फेवरेट हथियार बताया जाता है। नॉनसेंस!
वैसी रिवॉल्वर कई हो सकती है, लेकिन एक सीरियल नंबर की एक ही रिवॉल्वर होती है और फायर आर्म्स रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड के से सीरियल नंबर के जरिए रिवॉल्वर के मालिक का पता लगाया जा सकता है। वो रिवॉल्वर शरद की नहीं हो सकती। फिर तो वैसी रिवॉल्वर जो मैंने शरद के पास देखी थी अभी भी यहाँ होगी। जाहिर है मैं जरा देख सकता हूँ उसे। वो खामोश रहा। आप बखूबी जानते हैं कि वो रिवॉल्वर घर में नहीं है। इसलिए घर में नहीं है क्योंकि वो आला कत्ल है जो कि मौके वारदात के करीब से बरामद हो चुका है। कत्ल? उसने बात बदली। किसका हुआ है? जैसे आपको मालूम नहीं। जवाब दो। एक नौजवान लड़की का, करीबी ही सिद्धार्थ कॉलोनी के नाम से जाने जाने वाली एक नई बस्ती कॉलोनी में एक तनहा मकान में मकतूला का नाम मोनिका आनंद था और वो अब्बा की मुलाजिम थी। अब्बा वो जगह है जहाँ आपके साहबजादे फ्रीक्वेंट विजिटर थे और जहां जुआ खेल कर वो अब्बा के मौजूदा मालिक जॉन पी अलेक्जेंडर के कर्जाई बने थे। लड़की का कल शाम को मुझे आपका बुलावा आने से पहले सिर्फ 1 घंटा पहले कत्ल हुआ। यानी कि कत्ल की खबर लगते ही आपने आनन फानन बख्तावर को मुझे लिवा लाने के लिए रवाना कर दिया था। यहाँ की पुलिस तुम पर कैसे पहुँच गई? मैंने उस डायरेक्टरी की बाबत बताया जिसमें मेरे नाम की एंट्री के नीचे लाल लकीर खींची पाई गई थी। अब मेरा आपसे एक सवाल है। फिर मैं डॉक्टर से संबोधित हुआ। क्या? वो बोला, जब आत्महत्या वाली बात आपको कबूल है तो अपने लेटर पैड से वो वर्का क्यों फाड़ा जो कि सुसाइड नोट हो सकता था? मैंने कब कबूल किया कि मैंने कोई वर्का फाड़ा था? आपने फाड़ा था। आपने ही फाड़ा था। आपकी जानकारी के लिए कल रात आपके और बख्तावर के अपने अपने बिस्तर के हवाले हो जाने के बाद आधी रात के करीब किसी वक्त मैं सड़क के केबिन में झांकने गया था। तब घोड़े बेचकर सोए पड़े सड़क के करीब कहीं कोई लेटर पैड मौजूद नहीं था। सुबह टेबल पर एक लेटर पैड मौजूद था। बंद केबिन में वो लेटर पैड कोई और रख के नहीं जा सकता था। यकीनन रात के किसी वक्त होश में आने पर वो लेटर पैड शरद ने ही कहीं से निकाला था और इस्तेमाल किया था। किस लिए इस्तेमाल किया था? जाहिर है कि घर कुशल क्षेम की चिट्ठी लिख कर भेजने की इस्तेमाल किया होगा ना। यूं इस्तेमाल किया भी गया होता तो आपने ऐसी किसी चिट्ठी को चोरों की तरह वहां से गायब कर देना जरूरी न समझा होता। वह चिट्ठी यकीनन एक सुसाइड नोट था। जब मैं सुसाइड वाली बात को नहीं नकारता तो सुसाइड नोट की वहां से बरामदगी से मुझे क्या एतराज होता? इसी से साबित होता है कि वह चिट्ठी सिर्फ सुसाइड नोट ही नहीं थी, उसमें और भी ऐसा कुछ लिखा हुआ था। परिवार के हितैषी होने के नाते जिसे आप रोशनी में नहीं आने देना चाहते। लेकिन नादानी आपसे ये हुई कि आपने वहां से चिट्ठी वाला वर्का खिसकाया, पूरा पैड ही न खिसका लिया। आपने पूरा पैड वहां से गायब कर दिया होता तो किसी चिट्ठी के वजूद की मुझे सपने में भी खबर न लगती। तो पैड के चिट्ठी वाले वर्के से अगला वर्का मेरे काबू में न होता जिस पर लिखी इबारत इंफ्रारेड लाइट के जरिए उभारी जा सकती है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आप मुझे वो चिट्ठी दिखाएंगे या उसके इबारत को इस वर्के पर से पढ़ने के लिए मुझे कल तक इंतजार करना पड़ेगा? डॉक्टर ने महासिंह की तरफ देखा। दिखा दो। महासिंह भावहीन स्वर बोला। हम इससे ये वर्का छीन लेते हैं। तत्काल मैंने वर्के के पूर्ववत तह करके अपने कोट के भीतरी जेब में रख लिया और उठ खड़ा हुआ। बैठ जाओ, महासिन बोला। अगर चिट्ठी मेरे से छीनने की कोशिश की गई तो? सुना नहीं? मैं झिझकता हुआ वापस बैठ गया। चिट्ठी दिखाओ इसे। डॉक्टर ने अपने पर्स में से चिट्ठी बरामद की और बड़े अनिच्छापूर्ण भाव से उसे मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी उसकी आत्महत्या की तस्दीक तो करती थी, उसमें यह भी स्पष्ट लिखा था कि उसने बेचारी लड़की का खून किया था। कैसी हबकी बक्की सी फटी आंखें फैलाए तब वो मुझे देख रही थी। कैसे उसकी सूरत से लग रहा था कि गोली खाने से पहले ही वो आतंक से ही मर गई थी। बस एक गोली उसकी छाती में कि उसका काम तमाम। आखिर में अलविदा के नीचे उसके पूरे हस्ताक्षर थे। चिट्ठी आपसे संबोधित है। मैं बोला, हमने देखा। महासिन शुष्क स्वर में बोला, ये पक्की बात है कि हैंडराइटिंग साहबजादे की ही है? हाँ, लिखावट में हिलडुल बहुत है, सफाई और संतुलन नहीं है। वो नशे में था, हीरोइन के भी और मेरे सीडेटिव के भी। डॉक्टर बोला, ऐसे शख्स के नींद से उठ बैठने का मतलब ये नहीं होता कि वो जाकर चाक चौबंद हो गया था, नशे से पूरी तरह से मुक्त हो गया था। ऐसी ऊपर से ये न भूलो कि जब ये इबारत लिखी गई थी तब ट्रेन 100 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार से दौड़ रही थी। नहीं भूला हूँ। तो ये वजह झाल ढंग से लिखी गई इबारत की और क्या होगी? सवाल मैंने किया है। यही वजह है आपकी
आपकी मैं महासिन की तरफ घूमा। फ़ोन पर इंस्पेक्टर हेतराम से क्या बात हुई? कोई ख़ास बात नहीं हुई, जवाब मिला। फिर भी तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था, ख़ास तौर से हमारे से तुम्हारी कल की मूवमेंट की तस्दीक करना चाहता था। क्या क्या तस्दीक किया आपने? यही कि कल शाम से ही तुम शरद के साथ थे, जो कि सच नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं शरद के साथ था तो शरद मेरे साथ था, यानी कि मैं उसके साथ कत्ल में शरीक था या नहीं थे, यानी कि कत्ल शरद ने नहीं किया और तुम इस बाबत उसके गवाह हो, उसकी एलिबाई हो। मेरी वो कथित एलिबाई और इस चिट्ठी की इबारत दो परस्पर विरोधी बातें होंगी जनाब। जब वो चिट्ठी में तहरीरी तौर पर कबूल कर रहा है कि कत्ल उसने किया था, तो तभी तो हम कहते हैं कि ये चिट्ठी आम नहीं होनी चाहिए। यही सोचकर तो डॉक्टर बोला, मैंने भी इसे शरद के केबिन में से निकाला था। हम नहीं चाहते, महासिन बोला, कि हमारे ऊंचे खानदान का ऊंचा नाम एक कत्ल जैसे जुर्म के संदर्भ में लिया जाए। आपका ऊंचा खानदान? मेरी भवें उठी। आपका ऊंचा नाम? मैंने सुना, और ऊंचे नाम और खानदान वाली तो शरद की स्वर्गवासी माता गरिमा देवी थी। निहायत बदतमीज और तहजीब से कोरे आदमी हो तुम। तारीफ का शुक्रिया। अब आगे क्या प्रोग्राम है? शरद का नाम कत्ल से नहीं जुड़ना चाहिए। एक तो बेचारा जान से गया, उसने अपने कुकर्म की सज़ा खुद अपने को देने का हौसला किया, ऊपर से मरकर भी उसकी नेकनामी बिगड़ी। ये हमें कबूल नहीं। पुलिस फिर भी तफ्तीश करेगी। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगेगा। इकलौता सबूत ये चिट्ठी है। उसने हाथ बढ़ाकर बड़ी सफाई से मेरे हाथ से चिट्ठी खींच ली, जो कि नष्ट कर दी जाएगी। जो दूसरा वर्ग है उसे भी नष्ट कर दिया जाएगा। कैसे? वो तो मेरे पास है। तुम्हारी कीमत अदा कर दी जाएगी। मेरी कीमत अदा करने की कोशिश में आप कंगाल हो जाएंगे। ओह सटा, हमारा मतलब उस माल की कीमत से है जो दूसरे वर्ग की सूरत में तुम्हारे पास है। तुम्हारे अलावा सब घर के आदमी हैं जो कि इस शरद की चिट्ठी के अस्तित्व की बाबत जानते हैं। उस चिट्ठी की और तुम्हारी खामोशी की हम कोई भी वाजिब कीमत अदा करने को तैयार हैं। और गैर वाजिब? उसने खा जाने वाली निगाहों से मेरी तरफ देखा, फिर बोला, हम गैर वाजिब कीमत भी अदा करने को तैयार हैं। मैं अभी भी कहता हूँ। डॉक्टर बोला कि हमें चिट्ठी इससे जबरन छीन लेनी चाहिए। नहीं नहीं, हर्ज क्या है? ये यहाँ से भाग नहीं सकता बख्तावर इसे। अरे बोला ना, नहीं। लेकिन क्यों? दोस्तों, आखिर महासिन ने क्यों रोक दिया कि कोहली को ना पकड़ा जाए? आखिर महासिन का प्लान क्या था? आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।